रीडर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी होस्ट फराज शाह। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इश्क कलम्स के एपिसोड नंबर 7। आप ये नंबर सुनिए एनिमलिस्टिक यूट्यूब चैनल पर। प्राइम मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर झटके से इसे खींचकर अपने असार में ले लिया। डेफनी दक्सीस की कुर्बत को अपने करीब से महसूस करने लगी। वो गहरी नीली आंखों से इसके एक एक नक्श को फुर्सत से देख रहा था। डेफनी मज़ाहमत करने लगी, लेकिन इसकी गिरफ्त इसे अपनी पुश्त पर सख्त होती महसूस हुई तो वो सस्कारी भर गई। देखो, मेरी मजबूरी समझो। मैं ओनर था। अगर यूं ही खामोशी से सब गलतियां देखता रहता तो तुम्हें कुछ ना कहता तो सब ने वही गलतियां दोबारा करनी थी। प्लीज़ समझो इस बात को। और हाँ, मुझसे यूं दूर मत जाना कभी, वरना बहुत बुरा पेश आऊँगा। वो इसके रुखसार पर घूंटा फेरता रफ्ता रफ्ता कह रहा था। डेफनी सांस रोके इसको अपने करीब देख रही थी। इसका दूसरा हाथ इसकी पुश्त पर हरकत करने लगा। वो घबराई हुई मेन ऑफिस के ओपन डोर को देखने लगी। इधर देखो। इसकी पकड़ सख्त हुई और फिर इसने बगैर हॉस्पिटल का ख्याल किए इसके आंसुओं को अपने लबों से चूरना शुरू किया। डेफनी तेज धड़कते दिल से अपने चेहरे को तमाशत ज़दा महसूस करने लगी। इसे अपने चेहरे से भाप उठती महसूस हुई। वो अपने लबों का लम्स इसके चेहरे पर उतार रहा था। फिर झटके सर को पीछे करके इसको सुर्ख अनारी चेहरे पर फैली सुर्खी देखने लगा। यूं शर्माया मत करो, मेरा दिल हद पार करने लगता। वो इसकी लाली बिखेरते टमाटर जैसी गाल पर नजर गाड़े कह रहा था। बुराक, मुझे जाने दे। वो मिनमिनाई, जानती थी वो बेबाक था। नो, अभी एक किस बाकी है। वो इसके चेहरे को दोनों हाथों से थामे इसके लबों पर झुका, लेकिन वो झट से अपना चेहरा पलट गई। डेफनी ने अपने गाल पर इसकी चुभती हुई दाढ़ी महसूस की, साथ ही इसका लम्स। वो हल्का सा काट के पीछे हटा। आज इसके गाल चूमे तो अंदाज़ा हुआ चाय अच्छी है, मगर मीठा तेज़ है। बहुत जालिम हो, वह इसे देखकर कह रहा था। डेफनी ने अपने गाल पे जलन महसूस करके हाथ रखा। किसी ने बहुत गौर से इसके खुले दरवाजे से झांकते वजूद को देखा और लब बीच लिए थे। ठीक, मैं मानती हूँ कि आपने किया है मेरे साथ ये सब के साथ इंसाफ बरतना चाहिए, लेकिन वो अशरफ यहाँ क्या कर रहा था? वो हवासों में आई तो कमर बस्ता अब वो मैदान में उतरी थी। बुराक ने ज़ेरे लब मुस्कुराहट दबाई। बताएं। डेफनी ने आंखें सकेटते हुए इसे देखा। अब मुझे क्या पता यार, बताएं, झूठ मत बोलें। आपने ही अशरफ को मेरे पीछे लगाया था ना? वो मशकूक नज़रों से इसे देख रही थी। और आपने ही सारे गार्ड्स को रखा था, सब के पीछे आपका हाथ था। वो तायद चाह रही थी। बुराक मस्कीन नज़रें ले इसे देख रहा था। अगर मैं हाँ बोलूँ तो? वो मुँह फैलाते हुए बोला। तो डेफनी बहुत क्यूट लगा, लेकिन इसने अपने दिल को डपट कर सलाह दिया था। तो आपको भी सज़ा मिलेगी, ठीक इसी तरह जिस तरह आपने मुझे इतना सारा काम करने की दी। पीछे हटें, वो इसे देखकर बोली थी। बुराक ने अपनी हंसी कंट्रोल करके इसे देखा था। कौन सी सदा सुनाए मेरी दिल की मलका। जी, आप 10 दिन तक मेरे करीब नहीं आएंगे। इसे हाथ उठाते वान करते हुए वो मेन ऑफिस के डोर तक आ गई थी। लेकिन ये बहुत बड़ी सज़ा है। वैसे भी मैं सिर्फ परसों ही तुम्हारे करीब आया था, वो भी पहली दफ़ा। अब तुम्हें रोज़ छुए बगैर नहीं रह सकता। वो मुंह बनाते हुए बोला और इसकी तरफ बढ़ा था। डेफनी इसकी नज़रों के डेफनी इसकी नज़र और इसके बढ़ते कदम पे थी। आपको यही सज़ा काफ़ी है। आप
वो जुबान निकालते हुए चिढ़ाते हुए भागी। बुराक जल्दी से दरवाजे तक आया, लेकिन वो इसके हाथ से निकल गई। वो बालों में हाथ फेर कर गुनगुनाने लगा, ऐसे लगता है जैसे सब ठीक हो चुका। वो कभी भी इससे जुदा नहीं हुई थी। इनके बीच ये मोहब्बत कायम, हमेशा से कायम थी। डैफ्नी हॉस्पिटल की ड्यूटी टाइमिंग ख़त्म हो गई थी। कब से यूँ काम करती रहोगी? वह कब से कंप्यूटर के आगे बैठे तमाम डाटा फाइल्स पर लिख रही थी। कुछ मदद आयशा ने भी इसकी कर दी थी, लेकिन अब ड्यूटी ओवर हो चुकी थी। मैं काम मुकम्मल करने के बाद ही जाऊंगी। वह हनूस कंप्यूटर पर नजरें झुकाए अपने काम में मसरूफ़ थी। आयशा ने तासुफ़ से इस पर नज़र डाली। यार, मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। सरबराह जितने हैंसी हैं इनसे कहीं ज़्यादा खड़ूस हैं। पहले दिन ही तुम्हें डांट दिया, इसके बाद पर डैफ्नी के चलते कदम यकदम रुक गए। हाँ, तुम्हें ही शौक चढ़ा हुआ था इसकी उर्दू ज़ुबान की एक्शन चेक करने का। तुम्हें कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गए थे। वो दोबारा से काम में लगती इसे चढ़ा गई। हाँ, बोलो ते प्यारा है, लेकिन यार वो तुम पे बोल कर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे मुझे। हाँ हाँ, डैफ्नी की हंसी निकल गई। तुम्हारे गाल पे सुर्ख निशान कैसा बना हुआ है? वो भगो देखती हुई इससे पूछने लगी तो डैफ्नी सटपटा सी गई। उफ, बराक क्यों इस पे मोहब्बत ने छावर करके अपनी मोहब्बत से सबको मुतवज्जा करता था। कुछ नहीं, शर्ट चुंटी काट गई है, वो अटकते हुए बोली थी। आयशा ने खास तवज्जो ना दी थी, लेकिन मैं भी जिद की पक्की हूँ, अब काम कंप्लीट करके ही जाऊंगी। वो हवास में आई गुस्से से बोली और बहुत अच्छी लगी थी। अच्छा ठीक है, रहो इधर। आयशा एक नज़र शाम के ढलते सूरज को देखती इसे कहकर बाहर निकल गई। तकरीबन ज़्यादातर स्टाफ तो छुट्टी कर गया था। बाकी नाइट ड्यूटी करने वाले कुछ डॉक्टर्स आ चुके थे। तभी फ़ोन कॉल पे इसने नज़र घुमाई। रोशनी का लिंक जगमगा रहा था। मुस्कुराते हुए फ़ोन उठाकर इसने कान से लगाया। डैफ्नी, क्या हाल है? सलाम के दुआ के बाद वो पूछने लगी। इसने खनकनी आवाज़ पे चौंक गई। वो काफ़ी खुशदिली से मुखातिब हुई थी, जबकि बरक्स पिछले कॉल पे वो काफ़ी अफसरदा और खौफज़दा थी। काफ़ी खुश लग रही हो, क्या बात है? और वो साथ साथ लिख रही थी, साथ साथ इसे जवाब दे रही थी। कुछ नहीं, बस यार बराक ने काम दिया है वही कर रही हूँ। वो बेदहानी में वो इसे बता गई तो रोशनी ठिठक गई। बुराक, क्या तुमने यही नाम लिया? इसकी बात पर डैफ्नी ने अपनी जल्दबाजी की वजह से ज़ुबान को दांतों तले दबाई। वो असल डैफ्नी को कोई अल्फाज ना मिले, इससे क्या जवाब दे। तुम्हें मालूम है तुम्हारी खाला ने तुम्हें कितने फ़ोन किया, तुम कॉल नहीं उठा रही। उल्टा तुम्हारे घर से किसी मर्द ने फ़ोन उठाया, वो मुझसे पूछ रही थी, लेकिन मुझे तो अभी पता चला है वो बराक था। डैफ्नी, तुम इसके साथ क्या कर रही हो? तुमने खाला के पेपर्स रेडी नहीं करवाए थे? तुमने खुला के पेपर रेडी नहीं कराए थे? वो अभी तक यहाँ है। वो बोल रही थी जबकि डैफ्नी सुन सी रह गई थी। वो चंद दिनों में सब कुछ भूल चुकी थी, इसकी मोहब्बत में रंग चुकी थी, लेकिन हकीकत बहुत तल्ख थी। वो खाला को क्या जवाब देती? रोशनी, मैं हार गई। मैं इससे दूर नहीं रह सकती, अब तो बिल्कुल भी नहीं, जबकि वो मेरी सांसों में उतर चुका है। अब अगर इसे खुद से जुदा किया तो मेरी सांस भी मुझसे छीन ली जाएगी, और फिर ये मर्द वजूद किसी काम का नहीं। इसकी सिसकियों पर रोशनी साख्त हुई। तो क्या तुम इसके साथ? रोशनी ने अटकते हुए मामले की जांच की थी। उफ डैफ्नी, पागल हो तुम, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या पता वो भी अपनी मोम जैसा निकल आए। इसका भरोसा नहीं करना चाहिए था। इसकी बात पर डैफ्नी के आंसू मजीद रवानगी आई थी। प्लीज़ रोशनी, ऐसा मत कहो, वो ऐसा नहीं है। मैंने इसे कितनी सज़ा दी है, लेकिन इसका दिल न जाने कितनी दफ़ा तोड़ा है, लेकिन इसने ज़रा भी मुझे आँच नहीं आने दी। किसी नाजुक आप गिने की तरह मेरा ख्याल रखा है। वो इससे जुदा नहीं हो पाएगी। मैं मर जाऊंगी, लेकिन अब ये वजूद किसी और के साथ नहीं रहेगा, ये सिर्फ इसी का है। अगर मैं तलाक भी ले लूँगी तो कभी किसी दूसरे मर्द को अपने आप नहीं सौंपूंगी। वो रो रही थी। रोशनी को अपनी दोस्त की बेबसी पर काफ़ी दुख हुआ।
अच्छा टेंशन मत लो, चुप हो जाओ, काश मैं तुम्हारे साथ होती, रोशनी ने रफ्तार से कहा था। फिर अपने ख्याल रखने का कहकर फ़ोन बंद कर गई। डैफ्नी, मैंने तुम्हारी आंखों में इसकी मोहब्बत इसी दिन देख ली थी जब तुम हॉस्टल में इसके अपार्टमेंट से आई थी। तुम्हारी आंखें चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रही थी कि तुम इसे चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हारी खाला की नज़रों में गिरना नहीं चाहती थी, इसीलिए तुम्हें मजबूरन पाकिस्तान ले आई। इससे पहले वो तुम्हारे वजूद पर तसलसल जमा लेता, लेकिन अफसोस जैसा हम चाहे वैसा कभी नहीं होता। रोशनी ने तासुब से अपने हाथ में मौजूद मोबाइल देखा था। इसे वो दिन भी याद आया था जब वो छुप छुप कर फ्लैट में बैठी रो रही थी। पाकिस्तान पहुंची थी, चाहे जो भी था, लेकिन मेरे मौला मेरी दोस्त को खुश रखना, इसने दिल से दुआ की। वो शौक की हालत में इसकी सिसकियां बढ़ते वजूद को देख रहा था। शायद वो दुनिया का सबसे खुश किस्मत मर्द था जिसकी चाहत के लिए वो तड़पता था। वो उसे मिल गई थी, वो खुश था, लेकिन बगैर इसे तंग किए इसने उल्टे कदम लिए और हॉस्पिटल की हदूद से निकल गया। वो इस वक्त वो अपने वेला में मौजूद था। अशरफ, काफ़ी वक्त हो गया है, तुम्हारी मैम अभी तक नहीं आई, जाओ इन्हें हॉस्पिटल से लेकर यहीं ड्रॉप कर देना। अशरफ इसकी सुर्ख व सफेद चेहरे को शाश बशाश देख रहा था। हाँ, मैं सर हिला था। वो बाहर निकल गया। कमरे की बालकनी में आसमान पे खूबसूरती नज़र आते चांद की रोशनी बिखरी हुई थी। पूरा वेला आसमान पे चमकते चांद की रोशनी में नहाया हुआ था और इसके साथ इसके हाथ भी मुसलसल हरकत कर रहे थे। चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट थी। फ्रंट तरफ पे मौजूद रेलिंग से लाल बलून्स बंधे हुए थे, इसने सेटअप कर दिया था। बालकनी थोड़ी सी चौड़ी चौड़ाई लिए हुई थी, इसीलिए इसने वहाँ पे गोल्डन कलीन बिछा दिया था और इस पे गुलाब के खूबसूरत पंखड़ियाँ बिखरी हुई थी। दरमियान बड़ी सी टेबल ग्लास धीरे से खूबसूरत रेड कैंडल्स के हमरा वाइट कैंडल जलाई हुई थी, जिसके गिर्द लोहे का काम किया हुआ था। दोनों तरफ कुर्सियाँ रखी दी गई थी। इस तरह नन्ही नन्ही कैंडल्स अतराफ में कॉर्नर्स पर मौजूद छोटे मेज़ों पर सजा दी गई थी। म्यूज़िक सिस्टम भी सेट कर दिया था। क्लीन पे बड़ा सा दिल बना हुए थे, इसमें इसने अपने नाम के साथ इसका नाम लिखा था। खूबसूरत गुलाब के फूल माहौल की ताजगी व महक बख्श रहे थे। चांद इसके इश्क पे अपनी रोशनी बिखेरता मुस्कुरा रहा था। अपने काम से फारिग होते हुए इसने कुछ बलून ज़मीन पे भी छोड़ दिए थे। माहौल में सुर्ख गुलाबी और सुर्ख गुब्बारों ने अजब सी कशिश पैदा कर दी थी। इंतज़ार यार बहुत मुश्किल है, लेकिन ज़रूरी भी है। चेहरा कोहनी पे जमाए वो खुद भी तैयार बैठा इस शहजादी का वेट कर रहा था। मोहब्बत इज़हार नहीं मांगती, कभी कभी अमल भी इज़हार झलकाता है। अपने पर्सनल रूम में हुए नॉक ने इसे मतवज्जा करवाया। मैम, आपको ड्रॉप करने आया हूँ। अशरफ की आवाज़ पे डैफ्नी ने लब बीजे, अंदर आओ। इसकी आवाज़ पे अशरफ जल्दी से अंदर आया। इस खुद को घूरता पा कसट पटाया और नज़र जगा ली। मिस्टर ब्राक भी मिस्टर ब्राक की तरह इस बेचारे को खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। वो मस्कीन सूरज लिए सर झुकाए हुए था। मैम, आपको घर ड्रॉप करना है, मुझे सर ने कहा है। इसकी झिझक भरी आवाज़ पर डैफ्नी ने गहरा सांस लिया। तुम्हारे सर को तो मैं बाद में पूछूंगी, लेकिन अशरफ, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। वो इसे घूरते हुए दांत पीस कर बोली। वो मिनमिना कर रह गया। जाओ, वेट करो, आती हूँ। इसके कहने पर वो जल्दी से बाहर निकल गया। डैफ्नी का काम तो ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन वो मजबूरन इसे उठना पड़ा। कार की बैक सीट पे बैठते हुए इसने मुंह फुला रखा था। तो शुरू हो जाओ अशरफ, और बताओ, शुरू करो। कहाँ मुझे उल्लू बनाया है। इसकी स्पार्ट आवाज़ पर अशरफ काम गया। ये मियाँ बीवी सटके हुए इसे हमेशा डरा धमका कर अपना काम निकलवाते थे। कार चलते
हुए अशरफ ने शुरू किया था। डैफ्नी बगौर एक एक लफ्ज़ सुन रही थी। मैम, जब सर मैम से जब आए थे तभी से इनके किसी दोस्त के तसव्वुर से इन्हें मेरा पता चला था। फिर फ़ोन पे ही राब्ता करने के बाद, वो अपने दोस्त से मशवरा करने के बाद उन्होंने ये काम मुझे सौंप दिया। लेकिन मैम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, अशरफ की से आकर कहने लगा तो डैफ्नी ने इससे टोक दिया। आगे बताओ। वो मैम, फिर आपको भी गार्ड की ज़रूरत थी तो फिर मुझे वहाँ जाना पड़ा। फिर इसके बाद सब आपके सामने। अशरफ, तुम मेरे घर में रहकर अपने बॉस के लिए काम करते रहे। इसकी बात पर काल चलते अशरफ ने इस्बाब में सिर हिलाया। लेकिन तुमने इन्हें किडनैप कैसे कर लिया फिर? मैम, ये भी बहुत लंबा किस्सा है। वो तो बहुत गुस्से में थे, लेकिन फिर आपकी खाला भी चली जाना था तो वो आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। दूसरा, बाबर आपको मिस्टर अली के साथ देखकर वो गुस्से में आ जाते थे। इसी दिन तो बहुत ज़्यादा आ गए थे जब आप हवेली आई थी। अशरफ की बात पर डैफ्नी के सामने वो सीन चल गया जब अली ने इसे गिनने से संभालने में मदद दी थी। पता नहीं क्यों, लेकिन इस वक्त किसी की नज़रों की तपिश महसूस हुई थी, लेकिन वो आगे बढ़ गई थी। फिर मैम, इसके बाद उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। वो नफसाती बन गए थे, कहते थे कि मुझे मारो वरना मैं इसे नुकसान पहुंचा दूंगा। वो अपना गुस्सा अपने पे ही निकाल लेते थे। डैफ्नी साक्षी इसकी बात सुन रही थी। इसका मतलब राग का जख्मी वजूद इसके ही मरहूम मिन्नत था। इसने इसे बचाने के लिए खुद पे जख्म खाए थे। कितना पागल शख्स था जो अपनी बीवी पे निकालने वाला गुस्सा खुद पे निकाल लेता था, खुद को ही मार लेता था, कहीं इसकी बीवी को तकलीफ ना पहुंचे। इसकी मोहब्बत में अजीब जुनून था। डैफ्नी पहले दफ़ा इसकी मोहब्बत के रंगों से वाकिफ़ हुई थी। सब आंखों में खुशी की नमी फैली थी। मेरे मालिक, मैं तेरे महबूब के घर में आई हूँ। मेरी गुनाह माफ़ फरमा दे। मेरी डैफ्नी को खुशियाँ नसीब कर दे। मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। डैफ्नी अगर सच्चे दिल से खुश है तो इसको हमेशा खुश रहने दे मेरे मालिक। अगर इसका हमसफ़र इतना अच्छा है कि वो दुनिया बुला दे तो इसे इस तरह तमाम उम्र खुश रहने दे मेरे अल्लाह। मैं कभी किसी से दुश्मनी नहीं की। जो जैसा है वो तुझे मालूम है मेरे मौला, मुझे माफ़ कर दे। रोशनी फ़ोन पे इन्हें सब कुछ बता चुकी थी। ये बात छुपा नहीं सकती थी। वो कब तक छुपाती रहती। खाला ने कभी बदला नहीं चाहा था। वो इसकी बहन थी और डैफ्नी इनकी औलाद। वो इसको अपनी बेटी, वो कभी भी इसको दुखी नहीं देख सकती थी। शायद बुरा इतना अच्छा था कि डैफ्नी ने लाख कहने पे भी शादी करने की इजाज़त नहीं दी थी। शायद वो वाकई मोहब्बत के काबिल था जो डैफ्नी इससे की थी। उन्होंने सब कुछ अपने रब पर छोड़ दिया था। ये कहाँ ले आए हो? वो हैरत ज़दा सी सामने खड़ी ऊंची इमारत देख रही थी। कोई मेंशन था? हाँ। वो हैरत ज़दा अपने नाम की प्लेट दीवार पे लगी देख रही थी। पूरे चांद की रोशनी ने मेंशन को खूबसूरत बनाया हुआ था। डैफ्नी मेंशन। इसने तखीर अमेज़ निगाहों से अशरफ को देखा जो सर झुकाए खड़ा था। सन ने यहाँ आने से पहले इसे कंप्लीट बनवाया था, वो बता रहा था, और डैफ्नी धड़कते दिल के साथ गेट पार कर गई। खूबसूरत मैंशन पे हर चीज़ इंतहाई सलीके और मेयार से अपनी जगह मुकर्रर थी। लंबी राहगीरी पे गुलाब के फूल बिछे हुए थे। इसके लिए चाहे वो एक छोटा सा घर भी ले लेता, डैफ्नी के लिए इसका प्यार दिल से ख़त्म ना होता। इसने तो सिर्फ इससे मोहब्बत की थी, ना कि ज़ाहिर चीज़ों से। वो खुशी से जगमगाती सब्ज़ आँखों से चारों तरफ टुकर टुकर देख कर आगे बढ़ रही थी। तभी इससे वो नज़ारा मिला जो इसकी ज़िंदगी का सबसे हसीन पल था। वो लाल गुब्बारों में गिरा इसका इंतज़ार कर रहा था।
रेलिंग पे झुका इसे मुस्कुराता देख रहा था। डैफ्ने भाग कर लाउंज तक आई। इसका दिल तेजी रफ्तार से धड़क रहा था। वो अभी रेलिंग छोड़कर रूम में आता और फिर वसी व अर्ज रूम से निकलकर बड़े हाल में आ गया, जहाँ खूबसूरती से फनूस सोफे और गुलदान रखवाए गए थे। वो वहीं खड़ी थी, चेहरे पे बेपनाह खुशी लिए जगमगाई निगाहें इस पे जमाए। इसकी नज़रों का सबसे बड़ा तोहफा इसकी रूह की ग़ज़ा। वो भाग कर इस तक पहुंचा और फिर इसको अपने सार में मजबूती से मकईद कर लिया। और मैं तुम्हें कभी कोई तोहफा ना दे सका, सोचा कोई सरप्राइज दे दूं। बताओ कैसा लगा? वो पूछ रहा था। डैफ्ने बंद आंखों से इसके सीने पर सर रखे इसकी धड़कनें सुन रही थी। कितना प्यारा शख्स इसके नसीब में लिखा था। बहुत शुक्रिया आपका, वो बस इतना ही कह सकी। ओ शुक्र इस रब का। ये बात इसने दिल में कही। वो अपनी बाहों में कैद किए रूम में ले आया। डैफ्ने ने हैरानगी से सामने लाल तस्वीरों को देखा। यकीनन ब्रॉड पढ़ाई के दौरान खींची गई थी कोई याद। वो इसे छोड़कर बेड तक आया। ये तुम्हारे लिए, जल्दी से तैयार हो जाओ, वो फिर इकट्ठे डिनर करेंगे। वो इसे कहकर वो आस्ता से बाहर रेलिंग की तरफ चला गया। डैफ्ने ने एक नज़र इस डब्बे को देखा और फिर खोला। इसमें एक इंतहाई खूबसूरत लाल साड़ी नजर आ रही थी। मगरबी शहजादा इसको मशरकी दुनिया में ही रखना चाहता था, इसी रिवाज के मुताबिक जहाँ इसने अपने बचपन गुजारा था। वॉशरूम में जाकर फ्रेश होने के बाद साथ ड्रेसिंग रूम में चली गई। साड़ी बांधे इसने कभी सीखा ही नहीं था, लेकिन बमुश्किल ये काम भी कर लिया। कानों में बड़े से सिल्वर अवेजे डाले। बाल ड्राई करने के बाद बालों को जूड़ों में मकीन किए। होंठों पर नेचुरल लिप ग्लॉस लगाए। वो यकीनन सिंपल लेकिन इंतहाई ग्रेसफुल लग रही थी। आहिस्ता से चलते हुए इसने जब बालकनी में कदम रखा तो इसके चेहरे खुशी के एहसास से सुर्ख व गुलाबी हुआ। सब कुछ कितना परफेक्ट था। माहौल में ठंडी हवा में रची गुलाबों की खुशबू धीरे धीरे म्यूजिक सिस्टम का सुर बखेरता और फिर सामने खड़ा शख्स इसे देखकर अपना गुलाबी मर्दाना हाथ फैलाया। वो इसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लेडी, सबसे प्यारी, इसकी डिलीशियस बेबी। वो यकीनन सबसे ज़्यादा खूबसूरती महबूब इसका भी हो, इसे दुनिया में सबसे ज़्यादा वही प्यारा लगता है। लाल साड़ी में इसका क्या मसरापा, खूबसूरत लंबी सराहीदार शफाफ गर्दन, जूड़े में खूबसूरत स्टाइल से मकीन बाल और कानों में पहने अवेज़े। लेकिन सबसे ज़्यादा दिलकश इसकी नोज़पिन। वो शायद यही आकर इसका इस्तेमाल करने लगी थी और इसके सामने पहली दफ़ा इस तरह तैयार होकर आई थी। वो बहुत खूबसूरत लगी थी। लचकती उबल खाती कमर, गुलाबी व सफ़ेद फूले रुखसार और गुलाबी होंठ। इसका दिल तेज़ रफ्तार से धड़का। वो इसे खोकर जिंदा ना रहता। डैफ्ने अपने सामने फैले हाथ और इसकी नीली आंखों को खुद में उतरता महसूस करके मज़ीद सुर्ख पड़ी थी। इसकी नीली आंखों में बहता समुंदर इसे अपने साथ बहा ले जाना चाहता था। वो हाथ मसलते इसके सख्त जज्बात से सुर्ख चेहरे को देख कर नज़रें नीचे झुका गई। फिर रफ्तार से अपना कांपता हाथ इस बरतानी शहजादे के हाथ पे रख दिया। वो ब्लैक 3-पीस सूट में बहुत हैंडसम लग रहा था। वो चाहने के बावजूद इसके जज्बात से भरपूर आंखों में ज़्यादा देर तक ना देख सकी। चलिए रीडर्स, ये एपिसोड इधर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।